लाहौर हाईकोर्ट में एक जायदाद के तनाजे का केस आया। ये अपनी नौयत का अजीबोगरीब केस था, जिसमें एक तरफ एक नौजवान सूटेड बूटेड अमीर कबीर लड़का और एक मशहूर महंगे वकील के साथ आया था, जबकि दूसरी तरफ एक मफलूजुल हाल बूढ़ा जिसकी उम्र लगभग 70 बरस थी, वो अपने एक सस्ते से वकील के साथ खड़ा था। जज साहब ने बूढ़े आदमी से पूछा कि बाबा जी, आप क्या करते हैं? उसने बताया कि जज साहब, मैं एक रिटायर्ड प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ, और ये जो सामने मेरे खिलाफ अपने एक मशहूर वकील के साथ आया है, ये मेरा बेटा है। जज साहब ने जब ये सुना तो अपनी कुर्सी से उठे और उस बूढ़े उस्ताद साहब को अपनी नशिस्त पर बिठाया, फिर खड़े होकर मुकदमे का आगाज किया। करोड़पति बेटे ने जब अपने बाप की इतनी इज्जत और एहतराम देखा तो उसने अपनी आंखों पर यकीन न आया। उसने अपने वकील के कान में कहा कि एक पुलिस ऑफिसर अपनी आपबीती सुनाता है कि मैं 1996 में लाहौर में एसएचओ था। मेरे वालिद बहुत बीमार थे। मैंने इन्हें सर्विस अस्पताल लाहौर में दाखिल करवाया। ये सर्दियों की एक सख्त रात थी और उस रात में ड्यूटी पर था और वालिद साहब अस्पताल में अकेले थे। अचानक उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और वो उल्टियां करने लगे। मेरे खानदान का कोई शख्स उनके पास मौजूद नहीं था। 2 मरीजों का कमरा था और उनके साथ दूसरे बेड पर एक और मरीज दाखिल था। उस मरीज का अटेंडेंट मौजूद था। वो उठा, उसने डस्टबिन तौलिया लिया और मेरे वालिद की मदद करने लगा। वो सारी रात अब्बा जी की उल्टियां साफ करता रहा। उसने उन्हें कहवा बनाकर पिलाया और उसका सर और बाजू भी दबाए। सुबह डॉक्टर आया तो उसने उसे मेरे वालिद की कैफियत बताई और अपने मरीज की मदद में लग गया। मैं 9 बजे वर्दी पहनकर तैयार होकर वालिद से मिलने अस्पताल गया। अब्बा जी की तबीयत उस वक्त काफी बहाल हो चुकी थी। मुझे उन्होंने अटेंडेंट की तरफ इशारा करके बताया कि सारी रात इस मौलवी ने मेरी बड़ी खिदमत की। बहुत अच्छा लड़का है जिसने सारी रात मेरा ख्याल रखा, और अगर सच बताऊं तो तूने भी इतना मेरा कभी ख्याल नहीं रखा जितना इस शख्स ने मेरा ख्याल रखा। मैंने अटेंडेंट की तरफ देखा। वो एक दरमियानी उम्र का बारिश धान पान सा इंसान था। मैंने मुस्कुराकर उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन फिर सोचा उसने सारी रात मेरे वालिद की खिदमत की है, मुझे भी इसका ख्याल रखना चाहिए। मैंने जेब से 500 रुपए निकाले और फिर उसके पास चला गया। वो कुर्सी पर बैठा था। मैंने अपने हाथ एक उसके कांधे पर रखा, दूसरे हाथ से उसे 500 रुपए का नोट पकड़ाने लगा। वो कुर्सी पर खसमसाया, लेकिन मैंने रौनियत भरी आवाज में कहा, ले मौलवी, रख ले ये रकम, तेरे काम आएगी। वो नरम आवाज में बोला, नहीं भाई, मुझे किसी मुआवजे की जरूरत नहीं। मैंने आपके वालिद की खिदमत अल्लाह की रजा के लिए ही की थी। मेरा वालिद भी आपके वालिद के साथ ही इधर एडमिट था, मुश्किल में था। मैंने उसकी मदद की और इसका ख्याल रखा। मुझे किसी मुआवजे की जरूरत नहीं। मैंने नोट जबरदस्ती उसकी जेब में डाल दिए। उसने वापस निकाले और फिर दोबारा मेरे हाथ पर पकड़ाना शुरू कर दिए, जबकि मैं उसे कांधे से दबा जा रहा था और इसरार कर रहा था। मैं उसे बार बार कह रहा था, मौलवी छड़, जिद न कर, रख ले पैसे, तेरे काम आएंगे। ये कह रहा था, मगर वो बार बार कह रहा था कि मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं। मैंने रात देखा आपके वालिद अकेले हैं, तकलीफ में थे, मैं फारिग था, लिहाजा अल्लाह की रजा के लिए उनकी खिदमत करता रहा। आप लोग बस मेरे लिए दुआ करें, यही मेरे लिए काफी है। लेकिन मैं बाज न आया। मैंने फैसला कर लिया था कि हर सूरत उसे पैसे देकर ही रहूंगा। पुलिस ऑफिसर रुके, अपनी गीली आंखें और भारी गला साफ किया, फिर बोले, इंसान जब ताकत में होता है तो ये मामूली बातों पर जिद बांध लेता है। हर सूरत मैं अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा था। मैंने भी पैसे देने की जिद कर ली थी, मगर मौलवी मुझसे भी ज्यादा जिद्दी था। वो नहीं मान रहा था और मुआवजा नहीं ले रहा था। मैं उसकी जेब में पैसे डालता था और वो निकाल कर दोबारा मेरे हाथ में पैसे पकड़ा देता था। इसी धींगा मस्ती में मैंने उससे पूछा कि मौलवी यार, तुम क्या करते हो? उसने जवाब दिया, बस ऐसे ही लोगों की खिदमत करता हूँ। वो मुझे अपना काम नहीं बताना चाहता था। मैंने अब इसका जरिया रोजगार जानने की जिद बना ली। मैं उससे बार बार उसका पेशा पूछने लगा। उसने थोड़ी देर टालने के बाद बताया, मैं कचहरी में काम करता हूँ।
मुझे महसूस हुआ कि ये किसी अदालत का अर्दली या किसी वकील का चपरासी होगा। मैंने एक बार फिर 500 उसकी मुट्ठी में पकड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने ना लिए। फिर रौनियत से पूछा, मौलवी, तुम कचहरी में क्या करते हो? उसने थोड़ी देर मेरी तरफ देखा, फिर मेरे वालिद की तरफ देखा, लंबी सांस ली और फिर आहिस्ता आवाज में बोला, मुझे अल्लाह ने इंसाफ की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं लाहौर हाई कोर्ट का जज हूँ। मुझे उसकी इस बात का यकीन न आया। मैंने पूछा, क्या कहा? तुम जज हो? उसने आहिस्ता आवाज में कहा, जी हाँ, मेरा नाम जस्टिस मुनीर अहमद मुगल है और मैं लाहौर हाई कोर्ट का जज हूँ। ये सुनकर मेरे हाथ से 500 रुपए गिर गए और मेरा वो हाथ जो उसके कांधे पर था वो ऐसे जैसे मुंजमद हो चुका हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और आवाज हलक में फ्रीज हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। जस्टिस साहब ने बड़े प्यार से मेरा हाथ अपने कांधे से उतारा, खड़े हुए झुक कर फर्श से 500 रुपए का नोट उठाया, मेरी जेब में डाला, फिर बड़े ही प्यार से अपने मरीज की तरफ इशारा करके बताया, ये मेरे वालिद साहब है और मैं सारी रात इनकी खिदमत करता रहा। इनका पाखाना तक मैंने साफ किया। मेरे वालिद ने बचपन में मुझे बहुत सपोर्ट किया था। आज मैं जो कुछ हूँ अपने वालिद की वजह से ही हूँ। ये खुद मेहनत मजदूरी करते थे और मुझे अच्छे से स्कूल में पढ़ाया, एक ऐसा स्कूल जिसकी फीस अपनी मेहनत मजदूरी के पैसों से उसने अदा की अपने बेटे के लिए। उस वक्त मैं छोटा था, इस बात को नहीं समझता था कि मेरा वालिद मेरे लिए कितनी सऊबतें बर्दाश्त करता है, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे इस बात का शऊर आया कि वालिद मोहतरम मेरे लिए एक फरिश्ता है। मैंने रात देखा आपके वालिद अकेले हैं, उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, लिहाजा मैं उन्हें अपना वालिद समझकर उनकी खिदमत करता रहा। इसमें शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर मैं शर्म से जमीन में गड़ किया, क्योंकि मैं एक एसएचओ था और मेरे पास वालिद के लिए वक्त नहीं था। मैंने उन्हें अकेला अस्पताल में छोड़ दिया था, जबकि हाई कोर्ट का जज पूरी रात अपने वालिद के साथ रहा और मेरे वालिद की भी उसने खिदमत की और उनकी उल्टियां भी साफ की। मेरे लिए डूब मरने का मकाम था। मैं उनके कदमों में झुक गया, मगर उस अजीम शख्स ने मुझे अपने कदमों से उठाया और सीने से लगाया। वो पुलिस ऑफिसर उसके बाद रोने लगा। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप उसके बाद जस्टिस साहब से दोबारा भी कभी मिले थे? वो रोती हुई आवाज में बोले, बेशुमार मर्तबा नस का मुरीद बन चुका था। मैंने जिंदगी में उनसे अच्छा दीनदार, ईमानदार, निडर शख्स नहीं देखा था। उसका पूरा नाम जस्टिस डॉक्टर मुनीर अहमद मुगल था। उन्होंने 2 PhD कर रखी थी, एक पाकिस्तान से और दूसरी जामियतुल ज़हरा मिस्र से। दूसरी PhD के लिए उन्होंने बाकायदा अरबी जबान सीखी थी। उन्होंने इसके अलावा मुल्की और बैनुल अक़वामी कवानीन पर 24 किताबें लिखी थी। वो इन तमाम कामों के साथ साथ तेजी के साथ मुकदमात निपटाने में काफी मशहूर थे। चीफ जस्टिस जिस मुकदमे का फौरी फैसला चाहते थे, वो मुकदमा जस्टिस मुनीर मुगल की अदालत में लग जाता। मैं खामोशी से सुनता रहा। पुलिस अफसर का कहना था कि जस्टिस साहब गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे। LLB के बाद मजिस्ट्रेट भर्ती हुए, मेहनत के आदी थे। मजिस्ट्रेटी के दौर में उसके पास काम कम होता था, लिहाजा उन्होंने अदालती सफात पर एक वेबसाइट पर कलमा लिखना शुरू किया। ये सारा दिन कलमा तैयबा लिखते रहते थे। शायद इसकी ये प्रैक्टिस का सिला था कि अल्लाह ताला ने उसकी एनर्जी और टाइमिंग में बरकत डाली। उन्होंने दौरान मुलाजमत एक PhD की, फिर अरबी सीखी, जामियतुल ज़हरा में दाखिला भी लिया और अदालती टाइम के बाद अरबी जुबान में थीसिस लिखकर मिस्र से भी PhD की डिग्री हासिल कर ली। वो हर नया कानून पढ़ते और फौरी उस पर किताब लिखते थे। वो किताब भी खुद टाइप करते और इस सारे काम के दौरान अदालती कार्रवाई भी कभी मुतासिर नहीं होती थी। वो धड़ाधड़ मुकदमात निपटा लेते थे। अल्लाह ने उसे ये सलाहियत दी थी। उन्होंने पूरी जिंदगी अपने वालिद की खिदमत की। उनका बोल बराज तक खुद साफ करते थे। वालिद ज्यादा बीमार हुए तो उनके बेड पर पाँव के करीब घंटी का बटन लगा दिया था और घंटी अपने कमरे में रख ली थी। वालिद जरूरत पड़ने पर पाँव से घंटी दबा देते और वो भागकर अपने वालिद के पास पहुंच जाते थे। अपनी बेगम को भी वालिद का कोई काम नहीं करने देते थे।
मैंने उनसे जस्टिस साहब की जिंदगी के मजीद वाकयात सुनने की दरख्वास्त की थी। पुलिस अफसर हंसकर बोले, एक बार उनकी अदालत में जायदाद के तनाजे का केस आया था। एक तरफ सूटेड बूटेड अमीर लोग खड़े थे और एक नौजवान था जिसके साथ महंगा वकील था, जबकि दूसरी तरफ एक मफलूजुल हाल बूढ़ा था जिसका वकील मस्कीन और सस्ता सा था। जस्टिस साहब चंद सेकंड्स में सारा मामला समझ चुके थे, लिहाजा उन्होंने बूढ़े से पूछा, बाबा जी आप क्या करते हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मैं प्राइमरी स्कूल का रिटायर्ड टीचर हूँ। ये सुनकर जस्टिस साहब उठकर खड़े हो गए और कहा, माशाल्लाह, हमारी अदालत में आज एक उस्ताद आए हैं, लिहाजा ये उस्ताद कुर्सी पर बैठेंगे और अदालत सारा दिन इनके एहतराम में खड़ी होकर काम करेगी। और उसके बाद यही हुआ। वो बूढ़ा उस्ताद कुर्सी पर बैठा रहा और जस्टिस साहब अपने अमले वकला के साथ खड़े होकर काम करते रहे। जस्टिस साहब ने सारे मुकदमे निपटाने के बाद आखिर में बूढ़े उस्ताद का केस भी सुना। उस्ताद साहब ने सबसे पहले जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा किया, फिर बताया कि ये जो सामने खड़ा है ये मेरा बेटा है, अपने एक मशहूर और महंगे वकील के साथ आया है बाप को हराने के लिए। ये सुनकर जज साहब हैरान हुए और मास्टर साहब से पूछा कि आपका बेटा पढ़ा लिखा समझदार लगता है, तो आपका ये सगा बेटा है? मास्टर नजीर अहमद ने जज साहब को बताया कि हाँ, ये मेरा सगा बेटा है। प्राइमरी तक ये मेरे स्कूल में ही पढ़ता रहा, मगर मैंने कभी अपने बेटे और बाकी लोगों के बेटों में कोई फर्क ना किया। मैं अक्सर गांव में यही कहता था कि मेरे 200 बच्चे हैं, इस स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा मेरा बेटा ही है। मैंने कभी किसी में कोई फर्क ना किया, सबकी बेहतरी चाहता था। एक ऐसे गांव से ताल्लुक रखता था जिसमें किसी किस्म की सहूलत मौजूद नहीं थी, ना ही अस्पताल था, हत्ता के बाकी तमाम इलाकों में बिजली आ चुकी थी, लेकिन हमारे गांव में तो बिजली की सहूलत भी मौजूद नहीं थी। लेकिन मैंने अपने स्कूल के बच्चों की तरफ जब भी देखा तो उम्मीद की किरण मेरे दिल में जाग जाती थी कि इन्हीं में से कोई ऐसा बच्चा बड़ा आदमी बनेगा और गांव वालों की खूब खिदमत करेगा। इन्हीं में से कोई डॉक्टर बनेगा तो कोई इंजीनियर, कोई पुलिस ऑफिसर बनेगा तो कोई सीएसएस पास करके ऑफिसर बन जाएगा और इस गांव की खिदमत करेगा। सुहेल मेरा अकलौता बेटा था जो आज मेरे खिलाफ खड़ा है। बड़े प्यार से मैंने इसे पाला, हालांकि इसकी माँ इस पर सख्ती करती। वो यही कहती कि ज्यादा लाड प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन मुझे अपने बेटे पर भरोसा था कि मुझे इस पर सख्ती की कोई जरूरत नहीं। ये मेरा बेटा है, मेरा खून है। जिस तरह मैं अपनी जिंदगी में खिदमत खल्क में मसरूफ होता हूँ, ये भी खिदमत करेगा। मैट्रिक के बाद इसे शहर के कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। उधर हॉस्टल में ही सुहेल की रिहाइश का बंदोबस्त किया, क्योंकि गांव से शहर काफी दूर था और रोजाना आना इतना आसान नहीं था, पढ़ाई का भी नुकसान होता। मैंने अपने बेटे को नसीहत की कि बेटा खूब मेहनत करना, कभी मेहनत से पीछे नहीं हटना, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अभी काफी दूर है। मेरी ख्वाहिश थी और मुझसे ज्यादा उसकी माँ की ये ख्वाहिश थी कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, और जिस तरह ये नंबर ले रहा था इस बात की हमें उम्मीद भी थी। हमारे साथ वाले गांव का एक लड़का काशिफ था जो कि सुहेल के हॉस्टल में ही रहता था। एक दिन वो मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा, मास्टर साहब, मैंने आपसे एक बात करनी है। मैं इस वक्त घर में अपनी बीवी के साथ ही मौजूद था जब काशिफ मेरे पास आया था। मैंने काशिफ से कहा, बोलो क्या बात है? जिस पर वो मुझसे कहने लगा, मास्टर साहब, मैं अकेले में आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने बीवी को दूसरे कमरे में जाने का इशारा किया। उनके जाने के बाद मैंने काशिफ से कहा कि खुल के बात करो, क्या बात है जो तुम मेरी बीवी के सामने भी नहीं कह सकते? जिस पर काशिफ मुझसे कहने लगा, मास्टर साहब, माजरत के साथ, मुझे नहीं मालूम कि ये बात सुनने के बाद आपका रिएक्शन क्या होगा, लेकिन आपको ये बात बताना भी तो जरूरी है। आपका बेटा सुहेल गलत लड़कों की महफिल में उठता बैठता है। ऐसे तालिब इल्म जो हॉस्टल के सबसे आवारा तरीन लड़के हैं। रात के वक्त हमेशा वो हॉस्टल से बाहर रहते हैं, आधी रात को वापस आते हैं। मैनेजर भी खौफ के मारे उनको कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे इस बात का भी खौफ है कि ये लड़के मुझे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा वो उन पर सख्ती नहीं करता। मैंने जब काशिफ के मुंह से ये अल्फाज सुने तो उससे कहा कि शर्म करो, कैसी बातें कर रहे हो? वो भी मेरे बेटे की शिकायत मेरे सामने कर रहे हो? बताओ किसने तुम्हें मेरे पास भेजा है ताकि मैं अपने बेटे सुहेल की वजह से परेशान हो जाऊं और घर में हंगामा खड़ा कर दूं? काशिफ ने जब ये सुना तो कहने लगा, मास्टर साहब,
आप मेरी बात का यकीन करें, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद अपनी मर्जी से आपके पास आया हूँ। मैं तो उसी के हॉस्टल में रहता हूँ, सब अपनी आंखों से देखा तो आपको बताना मुनासिब समझा कि आप उसके वालिद हैं। आप मेरे भी उस्ताद रह चुके हैं। मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप सुहेल को समझाएं, उससे कहें कि वो गलत लड़कों की महफिल में ना जाए और अपनी पढ़ाई पर ही तवज्जो दे। मगर मैंने काशिफ की किसी बात का यकीन ना किया। काशिफ वहां से चला गया तो मेरी बीवी वापस आई, मुझसे कहने लगी कि काशिफ क्या कह रहा था। मैंने अपनी बीवी को बताया कि वो सुहेल की शिकायत कर रहा था कि गलत दोस्तों में उठता बैठता है। पता नहीं छोटी सी उम्र में ये लड़के इतने हासिद क्यों हो जाते हैं। मैं जानता हूँ कि ये सुहेल के हसद में सब कुछ कह रहा था, क्योंकि मेरा बेटा ऐसा नहीं, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उसका बाप हूँ, बचपन से लेकर आज तक मैं उससे वाकिफ हूँ। बेगम ने मुझसे कहा कि आप ऐसे ही उस लड़के पर इल्जाम मत लगाएं, हॉस्टल जाकर इस बात का पता करें, हो सकता है काशिफ ठीक कह रहा हो। सुहेल अभी बच्चा है, इस उम्र में बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, वो अपना बुरा भला कुछ नहीं समझते। बीवी के कहने पर मैं हॉस्टल गया, सुहेल के बारे में वहां के तालिब इल्मों और मैनेजर साहब से राय ली। उन्होंने इस बात की तरदीद की और कहा कि सुहेल के बारे में आपको जो भी बताया गया है बिल्कुल गलत है। सुहेल ऐसा बिल्कुल नहीं, वो अपनी तालीम पर पूरी तवज्जो दे रहा है, किसी किस्म के बुरे लड़कों की सोबत में वो नहीं जाता। मैं वहां से वापस आया, काशिफ के घर गया। काशिफ उस वक्त अपने घर में ही मौजूद था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो काशिफ दरवाजे पर आया और कहने लगा, मास्टर साहब आप आए हैं, अंदर तशरीफ ले आए। लेकिन मैं उधर दरवाजे पर ही उसके मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ और तू मेरा उस्ताद बनने की कोशिश कर रहा था, मुझे अपने बेटे के खिलाफ भड़का रहा था, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। थप्पड़ की आवाज सुनकर काशिफ के वालिदैन भी दरवाजे पर आए तो मैंने काशिफ को बाप से यही कहा कि अपने बेटे को समझाओ, खुद ये पढ़ता नहीं और मेरे बेटे पर झूठे इल्जाम लगाता है। मैंने खुद जाकर हॉस्टल से सारी डिटेल ली है, वहां से यही मालूम हुआ कि मेरा बेटा किसी मनफी सरगर्मियों में मुलविस नहीं। काशिफ का एक हाथ गाल पर था और फिर कहने लगा, मास्टर साहब हॉस्टल का मैनेजर झूठ बोल रहा है, उसको झूठ बोलने के पैसे दिए जाते हैं। इस पर काशिफ के वालिद ने भी उसे खूब मलामत किया और मारा और यही कहा कि दूसरों के मामलात में तुम्हें टांग अड़ाने की क्या जरूरत है, अपने काम से काम रखो और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। फिर काशिफ के वालिद ने मुझसे माजरत की कि मास्टर साहब मेरा बच्चा नादान है, इसे माफ कर दीजिए। सुहेल पर जो इसने झूठे इल्जाम लगाए हैं, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा और आखिर उसने ये झूठ क्यों बोला। लेकिन मैं अपने बेटे की वजह से आपसे अभी माफी मांगता हूँ। मैं वहां से घर वापस आया। एफएससी में सुहेल अच्छे नंबर ना ले पाया, जिसकी वजह से मेडिकल में उसका एडमिशन शक में पड़ गया। एक साल दोबारा रिपीट किया, लेकिन फिर भी मेडिकल टेस्ट कामयाबी हासिल न कर सका। सुहेल का डॉक्टर बनने का ख्वाब अधूरा ही रह गया, मगर उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। बीएससी के बाद उसने एमएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन लिया। एमएससी करने के बाद सुहेल ने एक दिन हमें फोन किया कि उसकी जॉब हो गई। मैं बहुत खुश हुआ और तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। मैं इस लिहाज से खुश था कि डिग्री मुकम्मल होने के फौरन बाद उसकी जॉब हो चुकी थी और जब हमारा बेटा हमसे मिलने आया तो गांव में उसका खूब इस्तकबाल किया गया। मोहल्ले के तमाम लोग बहुत खुश थे, जबकि मुझे काशिफ के बारे में पता चला कि उसे अभी तक जॉब नहीं मिली। ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा करता है, मकान का किराया अदा करता है। मैंने सुहेल से यही कहा कि बेटा काशिफ पता नहीं क्यों तुमसे जलता था, तुम्हारे बारे में मुझे उकसाने की उसने कोशिश की। अल्लाह ने तुम्हें सुरखरू किया, अच्छी जॉब भी मिल गई, जबकि वो अभी तक बेरोजगार है। सुहेल मुझसे कहने लगा कि बाबा ऐसे लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, उनकी आदत है हर वक्त किसी न किसी के खिलाफ प्रोपागंडा करते रहते हैं। मैंने शुरू से ही मेहनत की और मुझे अपनी मेहनत का अजर मिला है। बस मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं डॉक्टर ना बन सका, जो कि आपका और अम्मी का ख्वाब था। मैंने सुहेल से यही कहा कि बेटा ये नसीब की बात है। खैर तुम इन सब बातों को छोड़ो, मैं अभी हलवाई की दुकान से ताज़ा मिठाई लेकर आता हूँ ताकि मोहल्ले के बच्चों में ये मिठाई तकसीम करूँ। उसके बाद मैं मिठाई का डब्बा लेकर काशिफ के बाप के घर भी गया था। अपने बेटे की कामयाबी की उसे खुशखबरी दी
और उसके बाप से यही कहा कि बेटे को नसीहत करना कि दूसरों के खिलाफ बात करने से बेहतर है कि बंदा अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाए। सोहेल 2 माह बाद वापस गांव आया तो वो एक गाड़ी पर आया था। ये एक बड़ी और महंगी गाड़ी थी। मैंने सोहेल से पूछा कि बेटा ये किसकी गाड़ी है? सोहेल ने मुझे बताया कि अब्बा मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए आपको पहले नहीं बताया। ये गाड़ी मेरी है। ये सुनकर मैं हैरान हुआ, क्योंकि सोहेल ने तो बताया था कि उसकी 80,000 तनख्वाह है। इतनी जल्दी कैसे गाड़ी वो ले सकता था? फिर उसने मुझे बताया कि इंस्टॉलमेंट पे ये गाड़ी ली है और तनख्वाह से ही अदायगी मुमकिन होगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर वो मुझे और अपनी माँ को गाड़ी में बिठाकर सैर कराने ले गया। हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। खासकर सोहेल की माँ तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वो अपनी बेटे की तरक्की पर बहुत खुश थी और इस बात पर भी खुश थी कि उसका बेटा सही ट्रैक पर है। लेकिन ये खुशी हमारे लिए बहुत ही आर्जी साबित हुई। जब एक बार गांव में पुलिस आई, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। पुलिस मुझसे तफ्तीश कर रही थी कि सोहेल कहाँ है, अपने बेटे को कहाँ छुपाया है। ये सुनकर मैं हैरान हुआ। मैं उनसे कह रहा था कि वो तो लाहौर में जॉब कर रहा है और वहीं रहता है। इस पर थानेदार जोर जोर से हंसने लगा, फिर मुस्कुरा कर कहा, मास्टर जी आप भी कितने भोले हैं। आपका बेटा कोई जॉब वाब नहीं करता, बल्कि वो मनशियात का धंधा करता है। बहुत बड़े गैंग का हिस्सा है और आजकल कहीं छुपा है। सोहेल को पकड़ने के लिए 10 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान किया गया था। मैंने ये सुना तो जमीन पर बैठ गया। मेरी हालत बिगड़ने लगी। पुलिस वालों को इस बात का यकीन हो चुका था कि मास्टर साहब तो खुद अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए उन्होंने मुझे ज्यादा तंग न किया। वो यही सोच रहे थे कि इसने तो अपने बाप को ही धोखा दिया, लिहाजा वो यहाँ से चले गए। लेकिन वो सोहेल को तलाश करते रहे। सोहेल ने अपना नेटवर्क पहले से भी ज्यादा वसी किया था। कुछ अरसा के लिए अमेरिका चला गया। वहाँ भी उसके डीलर थे जिन्होंने सोहेल को पनाह दी। अमेरिका जाकर उसने अच्छा खासा पैसा कमाया, फिर वापस वतन आया। वो पुलिस और इदारे जो उसे तलाश कर रहे थे अब उसके नाम से खौफ खाते हैं, क्योंकि सोहेल के बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात हैं। ऐसे लोग जो बज़ाहिर मुअज़्ज़ज़ माशरे में समझे जाते हैं, सियासत से भी वाबस्ता है, मगर दर हकीकत वो मुजरिम होते हैं। वो मुझसे भी मिलने आया था। उसके गार्ड सोहेल के साथ ही थे। मैंने सोहेल के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि खबीस इंसान, तू ने बहुत गलत किया। काशिफ झूठ नहीं बोल रहा था, दर हकीकत वो सच बोल रहा था। तो शुरू से ही बिगड़ चुका था और आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों की दलदल में फंसता चला गया। वो उल्टा मुझसे बहस करने लगा कि अब्बा जान, आजकल सब पैसों के सामने ही झुकते हैं। देखें पैसे की पावर। जो पुलिस वाले मुझे तलाश कर रहे थे मुझे गिरफ्तार करने के लिए, वो मेरे सामने सैल्यूट करते हैं, हाथ बांध कर खड़े रहते हैं। मैंने सोहेल से कहा कि मैं लानत भेजता हूँ तुम पर और तुम्हारे इस पैसे पर, जिस पर सोहेल मेरे ही खिलाफ हो गया और यही कहने लगा कि आपके पास है ही क्या जो आप मुझे अपनी जायदाद से आग करेंगे और अखबार में लाताल्लुकी का ऐलान करवाएंगे। मैं खुद आपके साथ नहीं रहना चाहता। मेरे पास पैसा है, पावर है, और इसी पैसे से मैं आपको बेघर कर दूंगा और जिस घर में आप रहते हैं ये भी अपने नाम करवा लूंगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी ईमानदारी आपके काम आई या फिर मेरी दौलत मेरा सहारा बनी। ये मेरा बेटा मुझे ही अदालत के कटहरे में ले आया। ये मुझे बेघर करना चाहता है, जबकि हकीकत ये है कि जज साहब ये खुद बहुत बड़ा मुजरिम है। मैंने रिज़्क़ हलाल कमा कर इसे खिलाया था, इसकी अच्छी तरबियत की थी। लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने इस पर एतबार किया, शुरू से ही इस पर नजर रखता या शहर में इसके साथ रहता तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। अपने इस बेटे की वजह से मैं काशिफ के पास भी गया था, उससे माफी मांगी कि तू झूठ नहीं बोल रहा था। ये हॉस्टल से ही बिगड़ चुका था और इसकी तबाही की इब्तदा इसी हॉस्टल से शुरू हुई थी। जज साहब, एक उस्ताद होने के नाते मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि इंसान को उसकी बुरी सोबत सबसे बड़ा नुकसान देती है। जब एक लड़का बुरी सोबत का आदी हो जाता है तब उससे इस बात का शऊर नहीं रहता कि वो क्या गलत है और क्या दुरुस्त। जज साहब ने सोहेल की तरफ देखा और उससे कहा, तुम्हारे नजदीक दौलत आपके इज्जत और वकार में इजाफा कर सकती है क्या? जिस पर सोहेल ने कहा, जी जज साहब, मेरा इस बात पर यकीन है कि इंसान दौलत के आगे झुक जाता है। मेरी बड़ी गाड़ी, मेरे कारोबार और मेरे बंगले की वजह से लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। जज साहब ने सोहेल से कहा, तू गलत है, तेरी सोच ही गलत है।
तेरी कोई इज्जत नहीं करता। जो लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं वो सिर्फ दिखावा है। वो अपने मफादात की खातिर तुम्हारे सामने झुकते हैं, जबकि हकीकी इज्जत तो यही है जो तेरे बाप ने कमाई है। देखो, आज हाई कोर्ट के जज ने अपनी नशिस्त खाली की, खुद खड़ा हो गया और तुम्हारे बाप को अपनी कुर्सी पर बिठाया। अदालत में मौजूद तमाम लोगों को हुक्म दिया कि उस्ताद के एहतराम में एक बार खड़े हो जाए। ये है वो हकीकी इज्जत जिसके लिए तूने गलत रास्ता चुना। मास्टर साहब कोई दौलतमंद शख्सियत नहीं थे, ये इनका किरदार ही था जिसने इसे बुलंद किया। लेकिन कहते हैं ना कि चराग तले हमेशा अंधेरा ही रहता है, वही हाल तुम्हारा है। ये तो मेरे भी उस्ताद हैं। मास्टर साहब के तालिब-इल्म मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी हासिल कर चुके हैं, मगर अफसोस कि उसका सगा बेटा अपने बाप से मुस्तफीद न हो सका और मुजरिम बन गया। अदालती हुक्म पर सुहेल को गिरफ्तार किया गया और अदालत की तरफ से उस पर 50 लाख का जुर्माना और 10 साल की कैद का हुक्म सुनाया गया। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।